सूरज क्षितिज से धीरे धीरे झांकता है, नील नदी को तरल सोने में रंग देता है, जैसे यह प्राचीन दुनिया की सबसे ग्लैमरस जलधारा के लिए ऑडिशन दे रही हो। एक किनारे पर एक मछुआरा अपनी सरकंडे की नाव को धारा में धकेलता है। पास से मॉडल की तरह इठलाते हुए बगुले को सिर हिलाकर नमस्ते करता है। दूर गांव वाले अनाज की टोकरियां लिए चलते हैं। उनकी हंसी चप्पुओं की छींटों के साथ घुल मिल जाती है। हवा में गीली मिट्टी और संभावनाओं की खुशबू है। ये नदी सिर्फ पानी नहीं, ये सभी को जोड़ने वाला प्राचीन वाईफाई है। हर साल नील की बाढ़ एक काली उपजाऊ चादर बिछा देती है, जो रेगिस्तान को खेतों में बदल देती है। इससे पहले कि आप पिरामिड स्कीम कह पाएं, यहाँ गेहूं और जौ ऊंचे उगते हैं, बियर धुंधली लेकिन ताकतवर बनती है, और कहानियां एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी तक पहुंचती हैं। रोजमर्रा के कामों के पार हवा में एक धीमा सवाल तैरता है, अगर ये सारे गांव साथ आ जाएं तो? उन्हें अभी नहीं पता कि वे चप्पू चलाते हुए इतिहास की सबसे महान सभ्यताओं में से एक के जन्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो अपनी चप्पलें पहनिए, नाव पर चढ़िए और अपने हाथ अंदर ही रखिए। यहाँ के मगरमच्छों को ऐतिहासिक महत्व से कोई मतलब नहीं है। नील नदी के उपजाऊ किनारों पर सबसे शुरुआती खेती करने वाले समुदाय असल में स्टार्टअप गांव के ओरिजिनल वर्जन थे। कोई फैंसी ऐप नहीं, बस गेहूं, जौ और बाढ़ के मौसम के लिए गहरा सम्मान। हर साल घड़ी की तरह समय पर नील नदी उफनती और सूखी फटी जमीन को कीचड़ वाले स्वर्ग में बदल देती। किसान नंगे पैर उपजाऊ गाद में उतरते, बीज ऐसे बोते जैसे सोने की धूल छिड़क रहे हों, यह जानते हुए कि अच्छी फसल का मतलब सिर्फ खाना नहीं बल्कि बियर भी है। जिंदगी इस ताल पर चलती, लकड़ी के औजारों से खेत जोतना, तपती धूप में फसलों की देखभाल करना और नदी को ऐसे देखना जैसे वह कोई सेलिब्रिटी हो जिसके मूड स्विंग्स सबकी किस्मत तय करते हों। पड़ोसी अनाज को मछली से, टोकरी को गपशप से और कभी कभी एक बकरी को एक अच्छी कहानी से बदलते। बच्चे फसलों की कतारों के बीच दौड़ते, जबकि बुजुर्ग खजूर के पेड़ों की छांव में बैठकर सिंचाई नहरों को बहता रखने के तरीकों पर चर्चा करते। इन समुदायों को अभी पता नहीं था कि वे शहरों, व्यापार और एक ऐसी सभ्यता की नींव रख रहे थे जो एक दिन इतिहास की किताबों और शायद कुछ मीम्स में जगह बनाएगी। नील नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए यह नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, यह एक लाइफ कोच, अर्थशास्त्री और आध्यात्मिक इन्फ्लुएंसर सब एक साथ थी। आर्थिक रूप से यह फसल तय करती थी, यह निर्णय लेते हुए कि साल दावत का होगा या उपवास का। सांस्कृतिक रूप से इसने गीतों, नृत्यों और यहां तक कि तुम सूर्यास्त के समय नील जितनी सुंदर हो जैसे पिकअप लाइनों को प्रेरित किया। धार्मिक रूप से नील को एक दिव्य सत्ता, बाढ़ के देवता हैप्पी के रूप में पूजा जाता था, जो हर साल भूमि को उपजाऊ बनाने वाला वार्षिक बाढ़ लाता था। पुरोहित नदी का सम्मान करने के लिए अनुष्ठान करते थे, जिसमें रोटी, बियर और कभी कभी एक बिल्कुल ठीक ठाक बकरी चढ़ाई जाती थी, जो निश्चित रूप से स्वेच्छा से नहीं आती थी। हर लहर जैसे आशीर्वाद लाती थी, हर बाढ़ एक वादा। मछुआरे अपनी पकड़ के लिए इसे धन्यवाद देते, किसान कोमल जलधारा की प्रार्थना करते और यात्री इसे दूर दराज के समुदायों को जोड़ने वाले राजमार्ग के रूप में इस्तेमाल करते। नील के बिना गेहूं के खेत नहीं होते, फलता फूलता व्यापार नहीं होता, भव्य मंदिर नहीं होते, सिर्फ बहुत सारा रेगिस्तान और बहुत प्यासे लोग होते। तो हाँ, जब उन्होंने इसे नील का उपहार कहा तो वे अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे। ये मिस्र की धड़कन थी जो हर कहानी, हर अनुष्ठान और हर बियर की चुस्की में बहती थी। जैसे जैसे नील किनारे के गांव व्यस्त होते गए, जिंदगी को सिर्फ बुवाई के कैलेंडर और मछली पकड़ने की यात्राओं से ज्यादा की जरूरत पड़ी। उसे संगठन की जरूरत थी। परिवार मिलकर कबीले बने और कबीले मिलकर छोटे छोटे जनजाति समूह बने, जिनका अपना मुखिया होता था। ये नेता अपनी शक्ल सूरत से नहीं चुने जाते थे, हालांकि शानदार दाढ़ी से नुकसान भी नहीं था। वे नहरों में पानी बनाए रखने, बकरी संबंधी झगड़े सुलझाने और किसी को सबसे अच्छे मछली पकड़ने के स्थान पर कब्जा करने से रोकने के लिए सम्मान पाते थे। बैठकें खजूर के पेड़ों के नीचे होती थीं, जहां बुजुर्ग फसल योजनाओं से लेकर किसने किसकी टोकरी चुराई तक हर विषय पर बहस करते थे। कभी कभी कूटनीति का मतलब होता था बियर साझा करना, तो कभी इसका मतलब होता था शरारती को गांव से बाहर खदेड़ना। समय के साथ सहयोग का विचार इन समुदायों को जोड़े रखने वाला
गोंद बन गया। तुम मेरी बुवाई में मदद करो, मैं तुम्हारी मछली पकड़ने में मदद करूं, जैसी साधारण टीम वर्क धीरे धीरे शासन में बदल गई, जिसमें नियम, जिम्मेदारियां और क्षेत्रीय गठबंधनों की शुरुआत शामिल थी। नील ने केवल उनके पेट नहीं भरे, बल्कि उनकी राजनीति को भी आकार दिया। इन पलों में साझा भोजन और ऊंची आवाज में हुई बातचीतों के बीच मिस्र के राष्ट्र बनने के पहले कदम चुपचाप जड़ पकड़ने लगे। समय के साथ नील किनारे की जनजातियों ने बड़ा सोचने की शुरुआत की, क्योंकि जब आप खेती, मछली पकड़ने और बकरी कूटनीति में माहिर हो जाते हैं, तो अगला कदम क्या है? सत्ता का एकीकरण। दक्षिण की भूमि, जिसे ऊपरी मिस्र कहा जाता था, और उत्तर की भूमि, निचला मिस्र, दोनों के अपने अपने नेता, रीति रिवाज और फैशन स्टेटमेंट थे। लगता है ताज का आकार बहुत मायने रखता था। शुरू में वे व्यापार करते और कभी-कभी क्षेत्र को लेकर झगड़ते थे, लेकिन नील हमेशा उन्हें याद दिलाती थी कि वे एक ही महान कहानी का हिस्सा हैं। धीरे धीरे गठबंधन बने और प्रतिद्वंद्विताएं रणनीतिक विवाह और सोच समझकर आयोजित शांति भोज में बदल गईं। कहीं ना कहीं रस्मी बियर टोस्ट और मेरी नाव तुम्हारी से बड़ी है प्रतियोगिताओं के बीच एक शासक के तहत एकजुट होने का विचार आकार लेने लगा। यह सिर्फ राजनीति की बात नहीं थी, यह था जीवित रहने, संसाधनों और इतिहास के सबसे शानदार खिताब यानी फराओ को पाने की बात। जल्द ही एक नेता उभरेगा जो ऊपरी और निचले मिस्र को जैसे लिनन की कुर्ता के दो हिस्सों को सिलकर जोड़ देगा और एक नए युग का आगाज करेगा। और इसी तरह मिस्र दोहरा ताज और आत्मविश्वास भरी मुस्कान पहनकर विश्व मंच पर कदम रखने के लिए तैयार था। प्राचीन मिस्र में फराओ सिर्फ राजा नहीं था, वह अंतिम मल्टीटास्कर था। शासक, उच्च पुजारी, सैन्य कमांडर और आंशिक समय का सूर्य देवरा का बेटा। कल्पना कीजिए कि आप एक साथ सीईओ भी हैं और स्वर्ग से सीधा आध्यात्मिक हॉटलाइन भी। इस दिव्य पीआर स्टेटस का मतलब था कि फराओ की बात ही कानून थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने कहा, बल्कि क्योंकि माना जाता था कि देवताओं ने उस पर मुहर लगा दी है। शाही पोशाक में एक शानदार मुकुट, एक राजदंड और कोड़ा, प्राचीन सत्ता के प्रतीक, न कि मजे के लिए खेती के औजार, और इतना सोना कि एक आधुनिक रैपर भी शर्मा जाए। वह मनुष्य और देवता के बीच जीवित कड़ी के रूप में खड़ा था। लोग सिर्फ आज्ञा का पालन नहीं करते थे, वे मानते थे कि उनकी फसलें, बाढ़ और ब्रह्मांडीय व्यवस्था इस बात पर निर्भर है कि वह देवताओं को खुश रखे। यह कोई हल्की फुल्की नौकरी नहीं थी। अगर नील नहीं बाढ़ लाती या फसल खराब हो जाती तो सबकी नजरें चुपचाप कुछ समझाना चाहेंगे कहते हुए फराओ की ओर मुड़ जाती। सूर्य का पुत्र होने के फायदे थे धन, आपके सम्मान में मंदिर और शानदार मकबरे, लेकिन साथ ही एक पूरी सभ्यता का भाग्य अपने पूरी तरह संवारे हुए हाथों में थामने का दबाव भी था। प्रथम मिस्री राजवंश एक दिन में नहीं बने, बल्कि दशकों तक चले राजनीतिक शतरंज, पारिवारिक ड्रामा और नील नदी पर ऊपर नीचे की रणनीतिक नाव यात्राओं का नतीजा थे। ऊपरी और निचले मिस्र के एकीकरण के बाद शुरुआती फराओं ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने का काम शुरू किया। उन्होंने कानूनों को मानकीकृत किया, कर वसूले, अक्सर अनाज में, जिससे आपका टैक्स बिल सचमुच खाया जा सकता था, और सुनिश्चित किया कि हर गांव को पता हो कि बॉस कौन है। शाही दूत नदी के किनारे तेजी से आदेश पहुंचाते, जबकि फराओ द्वारा नियुक्त स्थानीय गवर्नर अपने अपने क्षेत्रों पर नजर रखते। केंद्रीकृत सत्ता का मतलब था एक बात, अगर फराओ को एक विशाल मंदिर या पिरामिड चाहिए तो सबके वीकेंड की योजनाएं अचानक बदल जाती। इन राजवंशों ने केवल भूमि का प्रबंधन ही नहीं किया, बल्कि भव्य स्मारकों, शाही प्रतीकों और एकीकृत संस्कृति के साथ मिस्र की ब्रांडिंग की। और जबकि कुछ फराओं ने मखमली नरमी से शासन किया और कुछ ने ग्रेनाइट जैसी कठोर मुट्ठी से, उनका लक्ष्य एक ही था, साम्राज्य को स्थिर रखना और अपने सिर पर डबल क्राउन को मजबूती से टिकाए रखना। आखिरकार एक बेहतर दाढ़ी वाले चचेरे भाई से अपनी नौकरी खोने जैसा कुछ भी दिव्य अधिकार को बर्बाद नहीं करता। हर महान फराओ के पीछे अक्सर एक रानी या शाही सहचरी होती थी जो यह सुनिश्चित करती थी कि महल अराजकता में न बदल जाए, और कभी-कभी पिरामिड की धार से भी तेज राजनीतिक चालें चलती थीं। ये शाही महिलाएं सिर्फ सोने के गहनों में बैठी नहीं रहती थीं,
वे राज्य के मामलों में सलाह देती थीं, मंदिर निर्माण परियोजनाओं की देखरेख करती थीं और कभी-कभी सह शासक के रूप में कार्य करती थीं। रानी का एक शब्द गठबंधनों को बदल सकता था, दरबारी राजनीति को प्रभावित कर सकता था, या कोई नाटकीय स्कैंडल भड़का सकता था जिस पर महल की गपशप पनपती थी। शाही परिवार सिर्फ रक्त संबंध नहीं था, ये एक राजनीतिक ब्रांड था। विवाह रणनीतिक होते थे जो अक्सर शक्तिशाली परिवारों या यहां तक कि विदेशी राज्यों को भी जोड़ते थे। राजकुमार युद्ध और शासन की ट्रेनिंग लेते थे, जबकि राजकुमारियां बारीक लिन्नन और कूटनीति में लिपटी हुई कूटनीतिक पूंजी होती थीं। शाही दरबार का जीवन शक्ति, परंपरा और दिखावे को बनाए रखने के बीच संतुलन साधने जैसा था, क्योंकि जहां शासक को दिव्य माना जाता था, वहां शाही परिवार को चलते फिरते, बोलते हुए, सोने चढ़े परफेक्शन जैसा दिखना पड़ता था। और अगर फराओ मिस्र का चेहरा था, तो रानी और शाही परिवार वह बेदागा फ्रेम थे जो उस चेहरे को और भी चमका देते थे। प्राचीन मिस्र में राजनीति और धर्म सिर्फ हाथ पकड़कर नहीं चलते थे, वे बिना तलाक की गुंजाइश के शादीशुदा थे। फराओ सिर्फ राज्य का प्रमुख नहीं था, वह सर्वोच्च पुजारी, हर मंदिर समारोह का वीआईपी मेहमान, और वह व्यक्ति था जिससे उम्मीद की जाती थी कि वह देवताओं और करदाताओं दोनों को खुश रखे। मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, वे राजनीतिक मुख्यालय, आर्थिक केंद्र और दिव्य सत्ता के लिए विशाल पीआर मशीन थे। पुजारी फराओ की आध्यात्मिक कैबिनेट की तरह काम करते थे। यह सुनिश्चित करने के लिए अनुष्ठान करते थे कि नील समय पर बाढ़ लाए और सूरज हर सुबह उगे, क्योंकि आप वह शेड्यूल बिगड़ना नहीं चाहेंगे। बदले में फराओ मंदिर निर्माण को वित्त देता, भेंट चढ़ाता और सभी को याद दिलाता कि उसकी शक्ति सीधे देवताओं से आई है। इस चतुर संयोजन का मतलब था कि फराओ से असहमति सिर्फ विद्रोह नहीं, बल्कि ईश निंदा थी, और ईश्वर के खिलाफ अपराध से तेजी से राजनीतिक विरोध को शांत करने वाली कोई चीज नहीं होती। संक्षेप में, फराओ का सिंहासन दो स्तंभों पर टिका था, एक पत्थर से तराशा गया और दूसरा आस्था से, और साथ में उन्होंने मिस्र की सत्ता संरचना को चट्टान की तरह मजबूत बनाए रखा। मिस्र के स्वर्ण युग में पहुंचने से पहले कुछ उल्लेखनीय फराओ ने मंच तैयार किया। शुरुआत नार्मर से, उस महान एकीकरणकर्ता से जिसने ऊपरी और निचले मिस्र को एक ऐसे दर्जी की तरह जोड़ा जिसके पास राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। उसने डबल क्राउन को उस आत्मविश्वास के साथ पहना मानो उसने अभी अभी इसका आविष्कार किया हो, क्योंकि सच में उसने ही किया था। फिर आए जोसर, स्मारकीय वास्तुकला के ट्रेंडसेटर, जिन्होंने तय किया कि सपाट छत वाली कब्रें अब आउटडेटेड हैं, और आदेश दिया कि बनाया जाए स्टेप पिरामिड, मिस्र का पहला गगनचुंबी ढांचा। अपने प्रतिभाशाली वास्तुकार इम्होटेप, हाँ वही जिसे बाद में हॉलीवुड ने मम्मी में बदल दिया, के साथ जोसर ने दफन को एक कला और राष्ट्रीय परियोजना में बदल दिया। इन शुरुआती शासकों ने सिर्फ स्मारक नहीं बनाए, उन्होंने फराओ की ताकत का ब्रांड बनाया। उनके शासन ने सैन्य शक्ति, धार्मिक अधिकार और ऐसा पीआर स्टाइल मिलाया कि आधुनिक नेता भी ईर्ष्या करें। जब तक स्वर्ण युग आया, मिस्र पहले ही प्रसिद्ध हो चुका था, ऊंचे पिरामिडों, दिव्य राजाओं और इतनी सोने की दौलत वाली भूमि के रूप में कि आने वाले राजनयिकों की आंखें चौंधिया जाईं। प्राचीन मिस्र में पिरामिड सिर्फ भव्य कब्रें नहीं थे, वे आध्यात्मिक लॉन्च पैड थे, जिन्हें फराओ को फर्स्ट क्लास आराम में सीधे परलोक भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। एकदम त्रिकोण आकार में बने पिरामिड सूर्य की किरणों का प्रतीक थे, जो राजा की आत्मा को ऊपर सूर्य देवरा के पास ले जाती थी। चिकनी, चमचमाती चूना पत्थर की दीवारें इतनी तेज धूप को परावर्तित करती थीं कि यात्री उन्हें मीलों दूर से देख सकते थे, मानो यह प्राचीन दुनिया का एक नियन साइन हो जिस पर लिखा हो, यहां एक बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति विश्राम कर रहा है। लेकिन ये स्मारक सिर्फ परलोक के बारे में नहीं थे, वे साहसी राजनीतिक बयान थे। पिरामिड बनाना शक्ति, धन और दिव्य संबंध की एक विशाल घोषणा थी। वे अटल प्रमाण थे कि फराओ सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि पृथ्वी पर एक देवता था जिसके पास पहाड़ हिलाने के संसाधन थे। सचमुच आम लोगों के लिए वे विस्मयकारी अजूबे थे, फराओ के लिए वे ऐसे शाश्वत विज्ञापन थे जो रेगिस्तानी हवाओं से भी ज्यादा समय तक टिकते। गीजा का महान पिरामिड बनाना सिर्फ निर्माण कार्य नहीं था, यह अंतिम टीम प्रोजेक्ट था, बस ग्रुप चैट के बिना।
सबसे पहले आया पत्थर काटना। विशाल चूना पत्थर के ब्लॉक तांबे के औजारों, लकड़ी के कीलों और ढेर सारे पसीने से काटे गए। मजदूर उन्हें अलग करते, स्लेज पर लादते और रेगिस्तान पार खींचते। लेकिन यहां था असली जीनियस मूव। वे रगड़ कम करने के लिए रेत पर पानी डालते थे, यह साबित करते हुए कि प्राचीन मिस्रवासी भी वर्कप्लेस हैक्स की कला में माहिर थे। इसके बाद आया नदी परिवहन। नावें पत्थरों को नील नदी के किनारे निर्माण स्थल तक ले जाती, जहां रैंप बनाए गए, महल की गपशप चेन से भी लंबे, ताकि ब्लॉकों को ऊपर खींचा जा सके। दसियों हजार मजदूर, कुशल कारीगरों से लेकर मौसमी किसान जो टैक्स के बदले काम कर रहे थे, पूर्ण समन्वय में काम करते थे। खाना, बियर और संगीत मनोबल ऊंचा रखते थे, क्योंकि दुनिया का अजूबा बनाते हैं कहने से बेहतर कुछ नहीं है, जैसे एक अच्छी वर्क प्लेलिस्ट और अनलिमिटेड कार्ब्स। रखा गया हर ब्लॉक सिर्फ एक वास्तुशिल्प टुकड़ा नहीं था, यह मानव इच्छा शक्ति, टीम वर्क और बहुत ही दर्द भरी कमर का सबूत था। प्राचीन मिस्र की निर्माण तकनीकें इतनी उन्नत थीं कि आधुनिक इंजीनियर भी भौहें चढ़ा लेते और शायद नोट्स भी बना लेते। बिना क्रेन, फोर्कलिफ्ट या एक भी पावर ड्रिल के उन्होंने ऐसी सटीकता हासिल की जो किसी घड़ी साज को भी प्रभावित कर दे। रैंप यहाँ के एमवीपी थे। सीधे रैंप, जिगजैग रैंप और शायद स्पाइरल रैंप जो पिरामिड को एक विशाल पत्थर की स्लाइड की तरह लपेटते थे। उनके औजार थे तांबे के छैनी, डोलराइट पीटने वाले पत्थर और लकड़ी की स्लेज, और वे इन्हें सर्जिकल कौशल से इस्तेमाल करते थे। पत्थरों को इतनी सटीकता से जोड़ा गया था कि उनके बीच एक क्रेडिट कार्ड या पपीरस का टुकड़ा भी नहीं घुस सकता था। मिस्रवासियों ने लॉजिस्टिक्स में भी महारत हासिल की थी। नील की बाढ़ के चक्र के अनुसार काम का शेड्यूल बनाया ताकि किसान ऑफ सीजन में निर्माण मजदूर बन सकें, और उनकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल भी कमाल की थी। हजारों मजदूरों को खाना खिलाना, औजारों को बेहतरीन हालत में रखना और यह सुनिश्चित करना कि कोई गलती से पिरामिड को उल्टा न बना दे। नतीजा, ऐसे ढांचे जो साम्राज्यों, भूकंपों और सदियों तक, लेकिन उन्होंने ये कैसे किया, पूछते जिज्ञासु पर्यटकों तक टिके रहे। प्राचीन मिस्र की भव्यता सिर्फ पिरामिड तक सीमित नहीं थी। ओह नहीं, उन्होंने आर्किटेक्चरल शो ऑफ मोड को फुल पावर पर चला दिया था। कब्रें सिर्फ जमीन में गड्ढे नहीं थीं, वे भूमिगत महल थीं जिनकी दीवारों पर रोजमर्रा की जिंदगी, देवताओं और इतना सोना चित्रित था कि आधुनिक अरबपति भी जल जाए। मंदिर पत्थर के जंगलों की तरह उठते थे, जिनमें कमल और पपीरस के आकार के विशाल स्तंभ होते थे, और हर सतह पर देवताओं और बेशक जिसने इसे बनवाया उस फराओ की प्रशंसा में लिखी गई हायरोग्लिफ अंकित होती थी। और फिर था स्फिंक्स, आधा शेर आधा इंसान, और पूरा रहस्य जो गीजा पठार की निगरानी करता था। उसकी नजरें कहती थीं, मैंने वो चीजें देखी हैं जिन पर तुम यकीन नहीं करोगे। ये रचनाएं सिर्फ काम चलाऊ नहीं थीं, वे एक घोषणा थीं। उन्होंने धर्म, राजनीति और कला को मिलाकर इतना अद्भुत कुछ बनाया कि आज भी पर्यटक रेगिस्तान की गर्मी में खुले मुंह खड़े रह जाते हैं। प्राचीन मिस्र में बड़ा बनाना सिर्फ एक विकल्प नहीं, एक दिव्य कर्तव्य था। आज भी गीजा का महान पिरामिड रेगिस्तानी धूप से भी गर्म बहस छेड़ देता है। कुछ कहते हैं कि यह सब रैंप और मांसपेशियों की ताकत से हुआ। दूसरे फुसफुसाते हैं खोई हुई तकनीकों, एलियन आर्किटेक्ट्स या चूना पत्थर के शौकीन टाइम ट्रैवलिंग इंजीनियरों की टीम के बारे में। आधुनिक विद्वान सीधी रैंप, जिगजैग रैंप, सर्पिल रैंप या तीनों के मिश्रण पर बहस करते हैं। असल में प्राचीन काल का आइकिया असेंबली मैनुअल, बस उसमें ज्यादा रेत है। प्रायोगिक पुरातत्वविदों ने इन तकनीकों को दोहराने की कोशिश की, लेकिन यह खोजा कि कई टन वजनी ब्लॉकों को हिलाना 21वीं सदी में भी आपकी कमर तोड़ देता है। फिर हैं और भी पागलपन भरे सिद्धांत, ध्वनि तरंगों से पत्थर उठाना, गुप्त आंतरिक सुरंगें या विशाल पतंगों से ब्लॉकों को आकाश की ओर खींचना। जब तक विशेषज्ञ बहस करते रहते हैं, पिरामिड बस वहीं खड़ा रहता है, धूप में चमकते हुए, जैसे कह रहा हो, अच्छे सिद्धांत हैं इंसानों, सच्चाई तो मैं जानता हूं। शायद एक दिन हमें अंतिम जवाब मिल जाएगा, लेकिन तब तक रहस्य ही मजे का आधा हिस्सा है। अगर प्राचीन मिस्र एक ब्लॉकबस्टर फिल्म होती तो देवता ऑल स्टार कास्ट होते। क्रेडिट्स के सबसे ऊपर आते सूर्यदेव रा, जो हर दिन अपने सौर नौका में आसमान में वीआईपी यात्री की तरह सफर करते,
और रात में अराजकता के राक्षसों से लड़ते ताकि सूरज फिर उग सके। उसके बाद आते ओसिरिस, परलोक, कृष्य और अच्छे माहौल के देवता, सिवाय उस एक बार के जब उनके जलनखोर भाई सेठ ने उन्हें टुकड़ों में काट दिया। पारिवारिक ड्रामा लेवल हंजर्न। ओसिरिस की पत्नी आइसिस परम मल्टीटास्कर थीं, चिकित्सक, रक्षक और ऐसी माहिर जादूगरनी जिन्होंने सचमुच अपने पति को फिर से जोड़ दिया। और फिर हैं अनुबिस, सियार शीर्षक मृतकों के रक्षक, जिनका मुख्य काम था आपके हृदय को एक पंख से तौलना ताकि तय हो सके कि आप परलोक में जाएंगे या तुरंत डिलीट हो जाएंगे। ये देवता दूर के नहीं थे, वे रोजमर्रा की जिंदगी में बुने हुए थे, सूर्योदय की प्रार्थनाओं से लेकर सुरक्षित यात्रा के ताबीज तक। मिस्र में देवताओं ने सिर्फ आकाश पर शासन नहीं किया, उन्होंने हर धड़कन, हर फसल और हर उम्मीद को आकार दिया। प्राचीन मिस्र वासियों के लिए सूर्य की रोज की यात्रा सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह एक ब्रह्मांडीय घड़ी की तरह थी। हर सूर्योदय का मतलब था कि रा अपनी दिन की शिफ्ट पर क्लॉक इन कर रहा है, सौर नौका को आसमान में चलाते हुए रोशनी, गर्मी और यह याद दिला रहा है कि अराजकता ने अभी तक जीत हासिल नहीं की है। सूर्यास्त अंत नहीं था, यह बस रा का नाइट मोड में जाना था, पाताल लोक में नौकायन करते हुए राक्षसों और विशाल सर्पों से लड़ना ताकि सुबह फिर आ सके। यह चक्र सिर्फ प्रकृति नहीं था, यह दिव्य प्रमाण था कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म एक ही शाश्वत लूप का हिस्सा है। किसान सूर्य की स्थिति के आधार पर बुवाई का समय तय करते थे, पुजारी मंदिरों को इस तरह संरेखित करते थे कि वे पहली किरण पकड़ सकें, और त्योहार संक्रांति और विशु को संगीत, नृत्य और शायद कुछ श्रद्धालु धूप में जलकर मनाते थे। सूर्य सिर्फ आकाश में चमकती गेंद नहीं था, वह देवता की रोज की विजय यात्रा थी, और हर मिस्री के पास उसकी फ्रंट रो सीट थी। अगर आपको लगता है कि आधुनिक त्योहार जबरदस्त होते हैं, तो प्राचीन मिस्रवासी इस पर कुछ कहना चाहेंगे। धार्मिक त्योहार आधा आध्यात्मिक भक्ति, आधा सामुदायिक पार्टी और आधा आओ देवताओं को इतना प्रभावित करें कि वे हमें बिजली से न मारें होते थे। गलियां ढोल और बांसुरी की संगीत से गूंजती थीं, नर्तक रंग बिरंगे लिनन में घूमते थे और सब ऐसे दावत करते मानो कल आने वाला ही न हो, क्योंकि आप जानते हैं कभी कभी नील की बाढ़ सहयोग नहीं करती थी। बलिदान, रोटी, बियर और फूल जैसे प्रतीकात्मक चढ़ावे हो सकते थे, या फिर देवताओं को खुश करने के लिए कीमती गाय की बलि जैसे नाटकीय कृत्य। तेंदुए की खाल की सजी हुई पट्टी पहने पुजारी गंभीर जुलूसों का नेतृत्व करते थे, मंदिरों तक देवताओं की मूर्तियां ले जाते ताकि लोग देख सकें, जबकि हवा में धूप और भुने हुए मांस की खुशबू फैली होती थी। कुछ त्योहार दिन भर चलते थे, कुछ हफ्तों तक, जिससे कहानी सुनाने, प्रार्थना करने और शायद यह गपशप करने का भी भरपूर समय मिलता कि किस पुजारी ने मंदिर की सीढ़ियों पर ठोकर खाई। ये अनुष्ठान सिर्फ धार्मिक कर्तव्य नहीं थे, ये समुदाय के जुड़ाव, आस्था के पुनर्स्मरण और सच कहें तो सबसे अच्छे कपड़े दिखाने का भी मौका थे। प्राचीन मिस्रवासियों के लिए मृत्यु अंत नहीं थी, ये ज्यादा एक बेहद एक्सक्लूसिव आफ्टर लाइफ गेटेड कम्युनिटी में शिफ्ट होने जैसा था। धरती पर का जीवन तो बस वार्म अप एक्ट था, असली शो कब्र के पार होता था। उनका मानना था कि आत्मा को एक कॉस्मिक ऑडिशन पास करना पड़ता है, पहले खतरनाक पाताल लोक से गुजरना पड़ता था, जहां मगरमच्छ सर वाले राक्षस और जजमेंटल देवताओं से अजीब मुलाकातें होती थीं। फिर आता था मशहूर दिल तौलने का समारोह, तराजू के एक तरफ आपका दिल और दूसरी तरफ माँ आत, सत्य और न्याय का पंख। अगर आपका दिल हल्का निकलता तो बधाई हो, आपको फील्ड ऑफ रीड्स का टिकट मिल जाता, एक स्वर्ग जहां अंतहीन फसलें होती और टैक्स बिल्कुल नहीं। अगर नहीं तो मिलिए अमिट से, आत्मा भक्षी राक्षस जिससे मगरमच्छ का सिर, शेर का आगे का हिस्सा और हिप्पो का पिछला हिस्सा था। यह आस्था प्रणाली सिर्फ लोगों को डराकर अच्छा व्यवहार कराने के लिए नहीं थी, इसने जीवन को अर्थ दिया, शोक में सांत्वना दी और ईमानदारी से जीने का एक कॉस्मिक कारण दिया, और शायद दिल को डाइट फ्रेंडली रखने का भी। प्राचीन मिस्र में मंदिर सिर्फ देवताओं के लिए सुंदर इमारतें नहीं थे, वे पूरी सभ्यता के वीआईपी लाउंज थे। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था एक ही ऑफिस स्पेस साझा करते थे, जैसे कोई कॉस्मिक कोवर्किंग हब।
पुजारी रोजाना अनुष्ठान करते थे ताकि देवता खुश रहें और नील नदी बहती रहे। लिपिक ढेरों रिकॉर्ड संभालते थे और व्यापारी मंदिर के आंगन में प्रार्थना करने का नाटक करते हुए सौदे पक्के करते थे। ये मंदिर सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र नहीं थे, वे जमीन के मालिक थे, खेतों का प्रबंधन करते थे और यहां तक कि अनाज उधार देते थे, बिल्कुल प्राचीन बैंकों की तरह। जितना बड़ा मंदिर उतनी बड़ी उसकी ताकत। कुछ तो धन और प्रभाव में फराव के महल की बराबरी करते थे। त्योहारों में ये मंदिर चहल पहल वाले बाजारों में बदल जाते थे, जहां संगीत, नृत्य और कभी कभार एक बकरी की बलि भी होती थी। किसी भव्य मंदिर में प्रवेश करना मतलब उस दुनिया में कदम रखना था जहां दिव्य सत्ता और राजनीतिक ताकत अलग नहीं थी। आपका टैक्स भुगतान और प्रार्थना एक ही बातचीत में हो सकता था। संक्षेप में, मंदिर मिस्री जीवन की धड़कन थे। एक ऐसी जगह जहां आप देवताओं की पूजा कर सकते थे, राजनीतिक विवाद सुलझा सकते थे, अनाज की कीमत देख सकते थे और फिर भी समय पर रात के खाने के लिए घर पहुंच सकते थे। नील नदी के किनारे की जिंदगी मूल रूप से सालाना बाढ़ का इंतजार करने का एक लंबा खेल थी, जैसे मां प्रकृति का वेतन दिवस संस्करण। जब नदी फूलकर किनारों से बाहर निकलती तो वह पीछे छोड़ जाती उपजाऊ काली गाद जो खेतों को किसान का सपना बना देती। सबको नियम पता थे, बाढ़ के बाद बोना, अगली बाढ़ से पहले काटना और भगवान से प्रार्थना करना कि कहीं गणना गड़बड़ न हो। प्राचीन मिस्रवासियों ने नहरों, बांधों और शाडूफर नामक लकड़ी के डंडे और बाल्टी वाले उपकरण से सिंचाई में महारत हासिल की, जो साथ ही एक तरह का प्राचीन जिम वर्कआउट भी था। खेती सिर्फ परिवार का पेट भरने के लिए नहीं थी, यह पूरे राज्य को खिलाती थी, साधारण मजदूरों से लेकर फराव तक। गेहूं और जौ मुख्य सितारे थे, जबकि सन, फ्लैक्स कपड़ा उद्योग को चलाता था। किसान टीमों में काम करते, बीज बोते या अनाज काटते समय गाने गाकर ताल मिलाते। लेकिन यह सिर्फ पसीना बहाने वाला काम ही नहीं था। कटाई के बाद त्योहार होते, दावतें होती और इतनी बियर होती कि देवता भी मुस्कुरा दें। नील सिर्फ पानी ही नहीं देता था, वह जिंदगी की पूरी लय तय करता था कि कब बोना है, कब काटना है और कब पीछे बैठकर एक और साल की सफलता का जश्न मनाना है। अगर नील की बाढ़ मिस्र की धड़कन थी, तो बाजार उसका चहल पहल वाला सोशल मीडिया फीड था। बस यहां बिल्लियों के मीम कम और गधों की संख्या ज्यादा थी। खुले बाजार मंदिरों और भीड़-भाड़ वाले घाटों के पास लगते, जहां किसान, मछुआरे और कारीगर अपनी मेहनत को चमचमाते तांबे के सिक्कों या अनाज की टोकरी में बदलते। सोचिए, सफेद लिनन पहने व्यापारी बकरियों की मिमियाहट के बीच अपनी कीमतें चिल्ला रहे हैं, जबकि दूर देशों से आए सौदागर अजीबो गरीब लहजे में मोल भाव कर रहे हैं। धूप, दुर्लभ लकड़ी और रंग बिरंगे मोती पेश कर रहे हैं। यहां लेन देन का असली खेल था अदला बदली। सिक्के मौजूद थे, लेकिन अपने अतिरिक्त प्याज को ताजी मछली से बदलना अक्सर तेज होता था। बाजार सिर्फ खरीद बिक्री का स्थान नहीं था, यह गपशप का अड्डा, मिलने जुलने का मंच और टैलेंट शो सब एक साथ था। कोई बेकरी वाला ग्राहकों को लुभाने के लिए मुफ्त केक का स्वाद देता, तो बुनकर गर्व से रेगिस्तान के सूर्यास्त जितना चमकीला रंगा हुआ लिनन दिखाता। और बिल्कुल मिस्र की असली शैली में बिल्लियां अनाज की बोरियों पर आलस से लेटी रहती, जैसे पूरा बाजार उनका हो। और सच कहें तो वो सही ही थीं। मिशेलिन स्टार को भूल जाइए, प्राचीन मिस्र का खाना रोटी, बियर और मछली की पवित्र तिकड़ी के इर्द गिर्द घूमता था। एम्मर गेहूं से बनी ताजा रोटियां रोज की मुख्य चीज थीं, जिनकी कुरकुरी परत इतनी मजबूत होती कि ज्यादा दोस्ताना हंसों को भगाने के हथियार का काम कर सकती थी। बियर सिर्फ पार्टियों के लिए नहीं थी, ये नाश्ता, दोपहर का खाना और कभी कभी विशाल पिरामिड बनाने वाले मजदूरों की तनख्वाह भी थी। इसे प्राचीन ऊर्जा ड्रिंक समझिए, जिसमें शुगर क्रैश का खतरा नहीं था। नील नदी एक तैरता हुआ बूफे थी, जिसमें तिलापिया और कैटफिश जैसी मछलियां भरी रहती थीं, जिन्हें अक्सर ग्रिल किया जाता, सुखाया जाता या सुगंधित जड़ी बूटियों के साथ पकाया जाता था। बाजार खजूर, अंजीर, प्याज और लहसुन से भरे रहते थे, जो स्वाद बढ़ाने के साथ साथ थोड़ी सी सामाजिक दूरी भी सुनिश्चित करते थे। मांस अमीरों के लिए विलासिता था, लेकिन किसान से लेकर फराव तक हर कोई खट्टे स्वाद वाले फर्मेंटेड चीज का आनंद ले सकता था। जरा सोचिए,
एक परिवार खजूर के पेड़ की छांव में बैठा है। पिता मिट्टी के मग से बियर पी रहे हैं। माँ बच्चों के लिए रोटी तोड़ रही हैं और एक बिल्ली बिना शर्माए ग्रिल्ड मछली का टुकड़ा चुरा रही है। साधारण, भरपूर और हमेशा नील नदी की ठंडी हवा के साथ परोसा जाने वाला भोजन। अगर आपको लगता है कि फैशन सिर्फ पेरिस या मिलान की चीज है, तो आपने साफ तौर पर प्राचीन मिस्र के रैंप स्टार्स को नहीं देखा है। लिनन सबसे पसंदीदा कपड़ा था, ठंडा, सांस लेने योग्य और नील नदी की गर्मी झेलने के लिए एकदम सही। पुरुष अक्सर साधारण किल्ट पहनते थे, जबकि महिलाएं लंबे बहते हुए गाउन में चमकती थीं। कभी कभी इतने पारदर्शी कि फराव भी शर्मा जाए। गहने सिर्फ सजावट नहीं थे, वे सोना, लैपिस लाजुली और फिरोजा में सामाजिक प्रतिष्ठा की घोषणा थे। हार, कंगन और भव्य कॉलर धूप में चमकते थे, अक्सर इतने भारी कि जिम के औजार जैसा महसूस हो। और मेकअप, उन्होंने यूट्यूब ट्यूटोरियल से हजारों साल पहले ही स्मोकी आई का कमाल कर दिखाया। कोहल से आंखें सजाकर सुंदरता और धूप की चकाचौंध से बचाव दोनों कर लिया। इत्र, कमल, गंधरस और दालचीनी की खुशबू वाले तेलों से बनता था, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी एक चलता फिरता स्पा अनुभव बन जाती थी। एक चहल पहल वाली गली की कल्पना कीजिए। एक रईस महिला अपना मोती जड़ा कॉलर ठीक कर रही है, एक युवा कारीगर नया बुना हुआ बेल्ट दिखा रहा है और बच्चे हंसते हुए एक दूसरे के चेहरे पर कोहल लगा रहे हैं। नील के किनारे स्टाइल सिर्फ फैशन नहीं था, वो पहचान, आकर्षण और थोड़ा सा प्राचीन दिखावा था। नील नदी के किनारे की जिंदगी सिर्फ खेती, व्यापार या फैशन दिखाने के लिए नहीं थी, ये मजे करने के बारे में भी थी। और प्राचीन मिस्री इसमें माहिर थे। त्योहारों और आलसी दोपहरों में हवा में संगीत गूंजता था। वीणा, बांसुरी, ल्यूट और सिस्ट्रम की झंकार से माहौल जीवंत हो जाता था। नर्तक हवा में लहराते लिनन के स्कर्ट पहनकर सुंदरता से घूमते, जबकि गायक प्रेम, देवताओं और शायद थोड़ी गपशप पर गीत गाते। खेल भी बड़ी बात थे। सेनेट नाम का प्राचीन बोर्ड गेम किसानों से लेकर फराव तक सभी को लत लगा देता था, और कुश्ती मुकाबले दर्शकों को जोश से भर देते थे। खेलों में पानी भी शामिल था। नील में तैराकी और नाव दौड़ होती थी। सोचिए, युवा पानी में गोता लगा रहे हैं, बच्चे पपीरस की नावों से ऐसे दौड़ लगा रहे हैं जैसे ये प्राचीन ओलंपिक का फाइनल हो। ठंडी शामों में पड़ोसी कहानी सुनने, ढोल बजाने और शायद दोस्ताना बियर पीने की प्रतियोगिता के लिए जुटते थे। मनोरंजन सिर्फ समय बिताने का साधन नहीं था, यह समुदाय को जोड़ने वाला गोंद था, जो साबित करता है कि हजारों साल पहले भी लोग मेहनत करना, अच्छे कपड़े पहनना और ज्यादा मजे करना जानते थे। इमोजी और टिकटॉक कैप्शन आने से बहुत पहले प्राचीन मिस्रवासियों के पास संवाद का अपना स्टाइलिश तरीका था। हायरोग्लिफ, ये जटिल चिन्ह कोई यूं ही बने डूडल नहीं थे, हर एक का खास मतलब था, कभी ध्वनि को दर्शाने के लिए तो कभी पूरे विचार को व्यक्त करने के लिए। कथा है कि देवता थोथ ने मानवता को लेखन का वरदान दिया था। शायद इसी वजह से हायरोग्लिफ मंदिर की दीवार सजाने लायक दिव्य दिखते थे। लगभग 2100 ईसा पूर्व के आसपास ये प्रारंभिक अक्षर पत्थरों पर उकेरे गए और कब्रों पर रंगों से बनाए गए, जिनमें फराओ की कहानियां, विजय गाथाएं और यहां तक कि टैक्स रिकॉर्ड भी शामिल थे, क्योंकि नौकरशाही कभी नहीं मरती। इन्हें पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं थी, सिर्फ प्रशिक्षित लिपिक ही इनका मतलब समझ पाते थे, जिससे साक्षरता एक तरह का वीआईपी क्लब बन गई थी। ये प्रणाली पूरे शब्दों के लिए लोगोग्राम और ध्वनियों के लिए ध्वन्यात्मक चिन्हों को मिलाकर कला और भाषा का मेल बना देती थी। कुछ प्रतीक व्यावहारिक थे तो कुछ सिर्फ सजावट के लिए, जिससे पाठ में एक अलग चमक आ जाती थी। आज की नजर में ये वैसा है जैसे हर इंस्टाग्राम पोस्ट भी एक कला का नमूना हो। और हालांकि हायरोग्लिफ अंततः अन्य लिपियों के लिए रास्ता छोड़ गए, उनकी सुंदरता और रहस्य अब भी विद्वानों, यात्रियों और उन साजिश सिद्धांतकारों को मोहित करते हैं जो मानते हैं कि इनमें एलियंस के राज छिपे हैं। अगर प्राचीन मिस्र में लिंक्डइन होता तो लिपिकों, स्क्राइब्स की प्रोफाइल सबसे जलने लायक होती। वे लिखित शब्द के रॉक स्टार थे, थोड़ा पत्रकार, थोड़ा अकाउंटेंट, थोड़ा इतिहासकार। सरकंडे की कलम और स्याही से लैस होकर वे राजकीय आदेशों से लेकर अनाज की खेप तक सब दर्ज करते, ताकि राज्य कौन किसका कर्जदार है जैसी अराजकता में न डूबे। लिपिक होना सिर्फ सुंदर लिखावट का मामला नहीं था, यह ताकत का खेल था। साक्षरता दुर्लभ थी, इसलिए लिपिक अक्सर सैनिकों से भी ज्यादा प्रभावशाली होते।
फराओं को सलाह देते और अफसरों को कंट्रोल में रखते, या कम से कम पपीरस पर उन्हें संगठित दिखाते। ट्रेनिंग बचपन से शुरू होती, घंटों घंटों टेक्स्ट कॉपी करने तक, जब तक हाथ 12 घंटे गेम खेलने वाले गेमर से भी ज्यादा अकड़ न जाए। इनाम: ठंडी छांव में आरामदायक नौकरी, तपती धूप और खेतों की कमर तोड़ मेहनत से कोसों दूर। वे यादों के संरक्षक थे, जो तय करते थे कि इतिहास में क्या शामिल होगा और क्या सुविधा से छोड़ दिया जाएगा। अगर लिपिक न होते तो शायद हमें महाकाव्य युद्धों, पवित्र अनुष्ठानों या उस एक बार के बारे में पता भी न चलता जब किसी रईस ने एक दावत के लिए 400 घड़े बियर मंगाई थी। संक्षेप में, लिपिक प्राचीन मिस्र के वाईफाई थे। जब तक वे कनेक्ट न करें, कुछ नहीं होता था। दिमागी ताकत के मामले में प्राचीन मिस्र प्राचीन दुनिया का सिलिकॉन वैली था, बस हुडी और महंगे लट्टे को छोड़कर। उनकी गणित सिर्फ भेड़ या ईंट गिनने तक सीमित नहीं थी। यह पिरामिड, सिंचाई और व्यापार के लिए सटीक इंजीनियरिंग थी। सोचिए, बिना कैलकुलेटर के एक विशाल पत्थर की रैंप की ढलान निकालना और सही करना। ये लोग यह नाश्ते से पहले कर लेते थे। खगोल विज्ञान में वे तारों का इतना अच्छा ट्रैक रखते थे कि उन्होंने 365 दिन का कैलेंडर बना डाला, जिससे खेती आसान हो गई और धार्मिक त्योहार बिल्कुल समय पर हुए, क्योंकि कोई भी फसल कटाई के बीच में नया साल नहीं मनाना चाहता। और चिकित्सा को मत भूलिए, मिस्री चिकित्सक हर्बल इलाज से लेकर घाव पर फफूंदी लगी रोटी लगाने जैसी थोड़ी संदिग्ध तरकीबें लिखते थे, जो चौंकाने वाली बात है, पेनिसिलिन खोज से पहले भी असर करती थी। वे हड्डी जोड़ सकते थे, बुनियादी सर्जरी कर सकते थे और यहां तक कि दांतों का इलाज भी करते थे। हालांकि एनेस्थीसिया बस ये डंडा काटो और प्रार्थना करो था। उनकी गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा ने मिलकर ज्ञान का एक साम्राज्य बनाया, जिसने मिस्र को हजारों साल तक फलने फूलने दिया। संक्षेप में, वे शानदार लिनन पहनने वाले प्राचीन मल्टी टूल थे। वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर सब एक में। बुक स्टोर या ई रीडर से बहुत पहले प्राचीन मिस्र के पास था पपीरस, ज्ञान का असली हाईवे। नील नदी के किनारे उगने वाले लंबे सरकंडे जैसे पौधों से बना पपीरस नाजुक विचारों को कुछ ऐसा बना देता था जिसे आप लपेट कर रख सकते थे, बेच सकते थे। इसे 3000 ईसा पूर्व का किंडल समझिए। लेकिन बाढ़ से बचने पर इसकी टिकाऊपन और भी बेहतर थी। लेखक इसका इस्तेमाल महाकाव्य कविताओं और चिकित्सा ग्रंथों से लेकर किराने की सूची और कर रिकॉर्ड तक सब कुछ लिखने के लिए करते थे, क्योंकि प्राचीन काल में भी कर वसूलने वाला कभी नहीं भूलता था। पपीरस एक गर्म सौदा था, जिसे भूमध्य सागर पार विद्वानों, व्यापारियों और शासकों के बीच बड़े चाव से खरीदा बेचा जाता था, जो मिस्र के बौद्धिक खजाने का हिस्सा चाहते थे। सोचिए, एक फोनीशियाई व्यापारी सौदेबाजी करते हुए बड़बड़ा रहा हो, यह सोने से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन पपीरस सिर्फ एक उत्पाद नहीं था, यह सांस्कृतिक ताकत थी। जो पपीरस के प्रवाह को नियंत्रित करता था, वो विचारों के प्रसार को नियंत्रित करता था, और इसी तरह मिस्र प्राचीन दुनिया का ज्ञान निर्यातक बना। इसके बिना इतिहास शायद मिट्टी, पत्थर या हे भगवान आपके भूलक्कड़ चाचा के जबानी ही दर्ज होता। आखिरी फराओ का ताज धूल फांकने लगा, लेकिन प्राचीन मिस्र की बौद्धिक विरासत मिटने से इनकार कर गई। उनके हायरोग्लिफ अब भी मंदिर की दीवारों से कहानियां फुसफुसाते हैं। उनकी गणित आज भी वास्तुकला को आकार देती है, और उनकी चिकित्सा पांडुलिपियां शहद और मगरमच्छ की चर्बी वाले नुस्खों समेत अब भी प्रतिभा और ये घर पर मत आजमाना का अनोखा मेल है। जिन खगोलीय गणनाओं ने पिरामिडों की दिशा तय की, वे अब आधुनिक इंजीनियरों को प्रेरित करती हैं, और पपीरस की स्क्रॉल, जिनमें से कई संग्रहालयों में सुरक्षित हैं, इतिहासकारों को नए सबक देती हैं। कह सकते हैं कि मिस्र ने दुनिया को सिर्फ स्मारक नहीं दिए, उन्होंने सभ्यता की यूजर मैनुअल तस्वीरों सहित सौंपी। अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय के सपने और दुखद विनाश से लेकर यूनानी और रोमन विद्या पर पड़े प्रभाव तक मिस्री ज्ञान नील नदी से बहुत दूर तक पहुंचा। आज हर डिकोड किया गया हायरोग्लिफ, हर खोदा गया अवशेष ये याद दिलाता है कि मिस्र का सबसे बड़ा चमत्कार सिर्फ पिरामिड नहीं था, बल्कि सोचने, लिखने और साझा करने की उनकी क्षमता थी। उनकी बौद्धिक छाप हर जगह है, चुपचाप याद दिलाती है कि महान विचार साम्राज्यों से भी लंबा जी सकते हैं, और शायद बुरे हेयरकट से भी।
पिरामिड बनाने वाले मजदूरों के छेने लिए चित्र को भूल जाइए। जब प्राचीन मिस्र युद्ध में उतरता था तो वह एक संगठित और बेहतरीन मशीन जैसा था। मिस्री सेना सिर्फ भाले लिए किसानों का झुंड नहीं थी, यह एक पेशेवर बल था जिसमें रैंक, प्रशिक्षण और बेहद डरावना हथियार थे। धनुर्धारी दूर से तीरों की बारिश करते, रथ योद्धा युद्ध भूमि में ऐसे दौड़ते जैसे प्राचीन स्पोर्ट्स कार, और पैदल सेना सख्त कतारों में ढालें चमकाते मार्च करती। उनके हथियार कान से नोक वाले भाले, स्टाइलिश घुमावदार खोपेश तलवारें और इतने ऊंचे धनुष की दरवाजे के फ्रेम बन जाएं। सेना सिर्फ ताकत नहीं थी, वह मिस्र की दौलत और शक्ति का प्रतीक थी। इसमें सेवा करने का मतलब था जमीन, लूट और शायद एक साधारण किसान से कहीं बेहतर रात का खाना। लिनेन किल्ट, चमड़े का कवच और रंग बिरंगे पंखों वाले हेलमेट में वे जितने तेज दिखते थे उतने ही घातक लड़ते थे। फराओ सिर्फ शासक नहीं था, वह सेनापति था, जिसे अक्सर मंदिरों की दीवारों पर खुदी लड़ाई के दृश्यों में अग्रिम पंक्ति में दिखाया गया है। ये कोई अचानक झगड़े नहीं थे, ये सुनियोजित अभियान थे जो दुनिया को कहते थे, मिस्र से टकराओगे तो पछताओगे। अगर आपको लगता है कि प्राचीन मिस्र सिर्फ इस बात पर लड़ता था कि आखिरी पपीरस स्क्रॉल किसे मिलेगा, तो फिर से सोचिए। नूबियनों, लिबियनों और हित्तियों के खिलाफ उनके सैन्य अभियान प्राचीन दुनिया के ब्लॉकबस्टर थे। दक्षिण में नूबियनों के साथ लड़ाई सोना, मवेशी और नील नदी के व्यापार मार्गों के नियंत्रण के लिए होती थी। कल्पना कीजिए, कवच पहने रथ धधकते सवाना में दौड़ रहे हों। पश्चिम में लिबियन कोई आसान प्रतिद्वंदी नहीं थे, वे तेज योद्धाओं और रेगिस्तान में तराशी गई रणनीतियों के साथ आते थे, जिससे हर लड़ाई एक हाई स्टेक शतरंज मैच बन जाती थी। और फिर आए हित्ती। अरे भाई, ये अनातोलिया के हैवीवेट चैंपियन थे, लोहे के हथियारों और विशाल रथ संरचनाओं के मास्टर। कादेश की लड़ाई इतनी तीव्र थी कि इसका अपना एक्शन मूवी ट्रेलर बन सकता था। दो साम्राज्य, एक युद्ध भूमि, जीरो कूल। खून खराबे के बावजूद ये युद्ध सिर्फ दुश्मन को कुचलने के लिए नहीं थे, इन्होंने मिस्र की सीमाएं, संपत्ति और यहां तक कि कूटनीति को आकार दिया। जीत से प्रतिष्ठा, लूट और कभी-कभी महल के लिए कोई विदेशी पालतू जानवर मिलता था, जबकि हार ने रणनीति के कठिन सबक सिखाए। अंत तक मिस्र सिर्फ पिरामिड और पुजारियों की भूमि नहीं था, वह एक सैन्य शक्ति थी जो प्राचीन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ से टक्कर ले सकती थी। कादेश की लड़ाई से उठी धूल और बहुत सारे आहत अहंकार शांत होने के बाद मिस्र और हित्तियों ने तय किया कि अब वे प्राचीन दुनिया के सबसे खराब पड़ोसी का खेल छोड़ देंगे। और तभी आया कादेश शांति समझौता, दुनिया का पहला लिखित चलो मान लेते हैं कि हम असहमत हैं वाला करार। इसे पत्थर पर उकेरा गया और मिस्री चित्रलिपि व अक्कादी कीलाक्षर लिपि में लिखा गया, और इसका लहजा ऐसा था मानो किसी कानूनी अनुबंध में हम अब भी दोस्त हैं, है ना, जैसा टेक्स्ट मैसेज मिला दिया हो। समझौते में परस्पर रक्षा का वादा। हाँ, वही लोग जो अभी अभी एक दूसरे को कुचलना चाहते थे अब मदद का वचन दे रहे थे। कैदी आदान प्रदान और एक पक्का संकल्प कि वे अब एक दूसरे को नहीं छुड़ाएंगे, शाब्दिक रूप से। फराओ रामेसिस द्वितीय के लिए यह एक कूटनीतिक माइक ड्रॉप था। उन्होंने न केवल अपना सिंहासन और प्रतिष्ठा बचाई, बल्कि इतिहास के सबसे मशहूर गठबंधनों में से एक भी हासिल कर लिया। हित्तियों के लिए इसका मतलब था कि अब वे अपने दरवाजे पर मिस्री रथों की चिंता छोड़कर घर की राजनीति पर ध्यान दे सकते थे। नतीजा, दो प्राचीन महाशक्तियों ने महसूस किया कि कभी-कभी शांति युद्ध से कहीं सस्ती होती है और महल की बगिया की पार्टियों के लिए भी बेहतर। भाले समेटकर और संधियों पर हस्ताक्षर करने के बाद मिस्र ने अपनी नजर युद्ध से कहीं ज्यादा लाभदायक चीज पर डाली, व्यापार। कल्पना कीजिए नील नदी के किनारे चहल पहल वाले घाटों की, जहां जहाज दूर दराज की धरती से आए विदेशी सामानों के बोझ से कराह रहे हों, इतने दूर कि वे मानो किसी किंवदंती से निकले हों। पंट की धरती से आती थी सुगंधित धूप और आबनूस की लकड़ी, लेबनान से देवदार की लकड़ी जो मंदिरों और जहाजों के लिए बिल्कुल सही थी, और दूरस्थ साइप्रस से धूप में चमकता हुआ तांबा। व्यापारी अपने सामान जितनी विविध बोलियों में मोलभाव करते जिससे एक बहुभाषी लेखक भी उलझन में पड़ जाए। मिस्री व्यापारी महीन लिनन पहनकर सोने के गहनों की चमक बिखेरते हुए बाजार में ऐसे इतराते मानो कह रहे हों, हाँ, हमारे पास स्टाइल भी है और भंडार भी। लेकिन यह सिर्फ भौतिक संपत्ति की बात नहीं थी,
ये व्यापारिक मार्ग मिस्र का सोशल नेटवर्क थे, जो खबरें, विचार और कभी कभार विदेशी राजाओं के बारे में चुगली भी फैलाते थे। और बेशक फराओ को सबसे बड़ा फायदा मिला, ऐसे साम्राज्य का शासक होने का गौरव जिसका प्रभाव रेगिस्तानों, समुद्रों और दूर दराज की कल्पनाओं तक फैला था। संक्षेप में, कूटनीति ने अनाज के गोदाम भरे, लेकिन व्यापार ने महल के खजाने को मुस्कुराए रखा। कूटनीति की बात आती थी तो फराओ सिर्फ राज्य प्रमुख नहीं थे, वो प्राचीन दुनिया के अल्टीमेट इन्फ्लुएंसर थे। उन्हें धूल भरे युद्ध कवच में नहीं, बल्कि चमचमाते सोने और बेहतरीन लिनन में, आकर्षण और दबदबे के परफेक्ट मिश्रण के साथ विदेशी दूतों का स्वागत करते हुए सोचिए। किसी दूर देश से आया राजकुमार महल के ऊंचे ऊंचे स्तंभों, हवा में तैरती विदेशी खुशबुओं और आराम से अपने भाले चमकाते गार्ड्स की डराने वाली संख्या से दंग रह जाता। फराओ भव्य रूपकों में बात करते, गठबंधनों की तुलना नील नदी से करते, कभी शांत, कभी बाढ़, लेकिन हमेशा जीवनदायी। उपहारों का आदान प्रदान होता, सोने की मूर्तियां बदले में विदेशी जानवर, पपीरस की पांडुलिपियां बदले में दुर्लभ मसाले। पीछे लेखक हर शब्द को बारीकी से लिखते, ताकि इतिहास में फराओ की बुद्धिमत्ता के साथ उनकी हाजिर जवाबी भी अमर हो। उनका काम सिर्फ संधियों पर हस्ताक्षर करना नहीं था, वो मिस्र के लिए चलता फिरता पीआर कैंपेन थे, जो ताकत, समृद्धि और बस इतनी सी रहस्यमयता बिखेरते कि दूसरे शासक सोच में पड़ जाएं। संक्षेप में, जब फराओ बोलते, दुनिया सुनती, या कम से कम सुनने का नाटक करती, जबकि अगली व्यापारिक डील की योजना बनाती। न्यू किंगडम मिस्र का ब्लॉकबस्टर युग था। सोचिए, नेटफ्लिक्स ड्रामा नहीं, बल्कि असली जिंदगी का महाकाव्य, आईमैक्स डॉक्यूमेंट्री। यह वह समय था जब नील नदी सिर्फ मिस्र से नहीं बहती थी, बल्कि न्यूबिया के रेगिस्तानों से लेकर लेवांत के किनारों तक फैले साम्राज्य से गुजरती थी। फराओ प्राचीन दुनिया में ऐसे चलते थे जैसे रॉक स्टार वर्ल्ड टूर पर हों। सोना, विदेशी जानवर और कभी कभी कोई हारा हुआ राजा साथ लाते। विशाल मंदिर पत्थर के गगनचुंबी इमारतों की तरह उठते थे, जिन पर जीत के बखान में हायरोग्लिफ खुदे होते, क्योंकि अगर पत्थर पर नहीं उकेरा तो क्या सच में हुआ। व्यापार मार्ग देवदार की लकड़ी से लेकर लैपिस लाजुली तक लग्जरी सामान ढोते व्यापारियों से गूंजते थे। सब पर मिस्र की मंजूरी की मुहर लगी होती थी। सेना सिर्फ बड़ी ही नहीं थी, वह अनुशासित, सुव्यवस्थित और चमचमाते रथों से सजी हुई थी। और फिर भी विजय के साथ साथ कूटनीति भी फल फूल रही थी। दूत सोने की पन्नी में लिपटे संदेश लाते, जो शांति संधियों के साथ हल्के फुल्के खतरे भी पहुंचाते। न्यू किंगडम सिर्फ स्वर्ण युग नहीं था, यह मिस्र का वॉल्यूम 11 तक बढ़ाना था। पड़ोसियों को चकाचौंध करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी जाने कि नील शो का असली मालिक कौन है। फराओ को दाढ़ी वाले, मांसपेशियों से भरे पुरुष के रूप में जो भी छवि आपके दिमाग में है, उसे भूल जाइए। हटशेपसुट ने इस स्क्रिप्ट को पूरी तरह से फिर से लिखा। वह सिर्फ सिंहासन पर सुंदर दिखने वाली रानी नहीं थी, वह मिस्र की सबसे ताकतवर पावर प्लेयर थी। उन्होंने आधिकारिक तौर पर फराओ की उपाधि धारण की, और ब्रांडिंग मायने रखती है, इसलिए मूर्तियों में पारंपरिक नकली दाढ़ी भी लगवाई और दिमाग, करिश्मा और जरूरत पड़ने पर ताकत के मिश्रण से शासन किया। उनका शासन शांति, समृद्धि और महत्वाकांक्षी निर्माण परियोजनाओं से भरा था, जिसमें उनका देर एल बहारी का अद्भुत मृतक मंदिर शामिल था, जो आज भी वास्तुकारों को चकित करता है। लेकिन हटशेपसुट सिर्फ चूना पत्थर जमाने तक सीमित नहीं थी, वह पीआर की मास्टर थी। उन्होंने पुंट जैसी दूरस्थ भूमि में साहसी व्यापार अभियानों की शुरुआत की, सोना, धूप, विदेशी जानवर और शेखी के अधिकार लेकर लौटी, जबकि कुछ पुरुष उत्तराधिकारियों ने उन्हें इतिहास से मिटाने की कोशिश की, क्योंकि प्राचीन राजनीति भी छोटी सोच वाली हो सकती थी। उनकी उपलब्धियां इतनी विशाल थीं कि पूरी तरह दफन नहीं की जा सकी। उन्होंने साबित किया कि नेतृत्व मांसपेशियों के बारे में नहीं है, यह दिमाग, दृष्टि और शानदार शाही स्टाइल के बारे में है। हटशेपसुट ने सिर्फ ताज नहीं पहना, उन्होंने उसे पहले से कहीं अधिक चमकदार बना दिया। अगर प्राचीन मिस्र में कोई रियलिटी टीवी शो होता, तो अखेनातेन वो शख्स होते जो सीजन के बीच में टेबल पलट देता। अमेनहोटेप आईवी के रूप में जन्मे, उन्होंने तय किया कि पुराने देवताओं का जमाना खत्म और अब सिर्फ एक सूर्य देव अटेन का राज होगा। यह कोई छोटा बदलाव नहीं था,
ये तो पूरा का पूरा धार्मिक रीब्रांड था। दूसरे देवताओं के मंदिर बंद कर दिए गए, पुजारियों के वीआईपी पास छीन लिए गए, और अब पूजा का मतलब था अटेन की सुनहरी किरणों में नहाना। अखेनातेन ने तो एक नया राजधानी शहर, अखेतातेन, आज का अमरना, भी बना डाला, क्योंकि शायद थेब्स उनके हिसाब से सही एस्थेटिक नहीं रखता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट, उनका आर्ट स्टाइल मेकओवर। मूर्तियों में उन्हें लंबी शक्ल, बाहर निकला पेट और अजीब तरह से रिलैक्स पोज में दिखाया गया, जो पारंपरिक तराशे हुए चौकोर जबड़े वाले फराओ लुक से बिल्कुल अलग था। लोग कानाफूसी करने लगे, आलोचक भड़क गए, और इतिहासकार आज तक बहस कर रहे हैं कि वो दूरदर्शी सुधारक थे, धार्मिक कट्टरपंथी, या बस कोई ऐसा इंसान जिसे धूप से बेहद मोहब्बत थी। उनका शासन ज्यादा लंबा नहीं चला और उनकी मौत के बाद पुराने देवताओं ने जबरदस्त कमबैक टूर किया। लेकिन उस छोटे और चमकदार दौर में अखेनातेन ने मिस्र को सूर्य पूजा, कला पुनर्परिभाषा और परंपरा तोड़ प्रयोगशाला में बदल दिया। अगर इतिहास में सबसे चर्चित फराव का अवार्ड होता तो तुतनखामुन बिना कोशिश किए ही जीत जाते। विडंबना यह है कि वो मिस्र पर राज करने के लिए नहीं, बल्कि कम उम्र में मरने और पुरातत्व इतिहास का सबसे चमचमाता खजाना छोड़ने के लिए मशहूर हुए। बचपन में ही ताज पहनकर उन्होंने अखेनातेन की छोड़ी अफरा तफरी विरासत में पाई, और शायद गुणा पहाड़ा सीखते हुए ही चुपचाप पुराने देवताओं की वापसी कर दी। उनका शासन छोटा था और किशोरावस्था के अंत तक वो दुनिया से चले गए। मौत का कारण अब भी रहस्य है, जिसमें दुर्घटना, हत्या और एक बदकिस्मत मच्छर तक की थ्योरी शामिल है। 1922 में हावर्ड कार्टर ने किंग्स वैली में उनकी कब्र खोली तो पूरी दुनिया ने सामूहिक रूप से सांस रोक ली। सोने का मुखौटा, गहनों से जड़ी तलवारें, रथ और इतना शाही आभूषण कि कोई भी रैपर शर्मा जाए। ये सब 3000 साल से बिना छुए सुरक्षित थे। इस खोज ने उन्हें वैश्विक सुपरस्टार बना दिया, ये साबित करते हुए कि कभी कभी मृत्यु के बाद का पीआर अभियान जिंदगी से भी ज्यादा ताकतवर होता है। आज भी तुतनखामुन का नाम म्यूजियम टूर हाउसफुल करा देता है, जिससे वो अंतिम प्राचीन इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। अगर प्राचीन मिस्र में पीआर विभाग होता तो रामेसेस द्वितीय उनका पोस्टर बॉय और शायद सीईओ भी होते। रामेसेस द ग्रेट के नाम से मशहूर, उन्होंने चौंका देने वाले 66 साल तक शासन किया, जो फराओ के समय में लगभग 3 जन्मों के बराबर है। वो सोने के सिंहासन पर उंगलियां घुमाते नहीं बैठे थे, वो बना रहे थे सब कुछ। मंदिर, मूर्तियां, ओबेलिस्क, आप नाम लो, उन्होंने उस पर अपना नाम लिखवा दिया। मिस्र में कोई विशाल स्मारक देखो तो बहुत संभावना है कि रामेसेस ने उसे बनवाया, उसमें पोज दिया और सुनिश्चित किया कि हर कोई जाने ये उन्हीं का है। उन्हें खुद को योद्धा मानने का भी शौक था और उन्होंने हित्तियों से कादेश की लड़ाई में टक्कर ली। लड़ाई ड्रॉ रही, लेकिन रामेसेस ने इसे इतिहास की पहली राजनीतिक जीत की प्रेस रिलीज में बदल दिया। उनकी दर्जनों पत्नियां और 100 से ज्यादा बच्चे थे, जिससे उनके पारिवारिक समारोह शायद कई आधुनिक शहरों से ज्यादा भीड़भाड़ वाले होते। मरने के बाद भी उनकी मम्मी मुख्य किरदार वाली ऊर्जा बिखेरती है, ऐसे घूरते हुए मानो कह रही हो, हाँ, ये मैंने ही बनाया है। रामेसेस ने इतिहास में बस नाम नहीं छोड़ा, उन्होंने उसे विशाल फॉन्ट में पत्थर पर उकेरा। हर महान साम्राज्य का एक अजीब पारिवारिक ड्रामा चरण होता है, और प्राचीन मिस्र के लिए यह आंतरिक संकट और सत्ता विभाजन का युग था। शाही दरबार को एकजुट टीम की तरह नहीं, बल्कि एक रियलिटी शो की तरह सोचिए, जहां मुख्य पुजारी, प्रांतीय गवर्नर और महत्वाकांक्षी राजकुमार स्क्रीन टाइम और सिंहासन के लिए लड़ रहे हों। फराओ अब पुराने समय के सर्वशक्तिमान सूर्यदेव नहीं रहे, कुछ तो सिर्फ नाम के शासक थे, जबकि असली ताकत स्थानीय नेताओं के हाथ में चली गई थी। क्षेत्रीय शासक छोटे छोटे फराओ बन गए, अपने स्मारक बनवाते, कर खुद के लिए वसूलते और कभी कभी यह भूल जाते कि वे अब भी राजधानी के अधीन हैं। यह असली बॉस कौन वाला राजनीतिक खेल मिस्र को असुरक्षित बना रहा था, क्योंकि सीमाओं की रक्षा की बजाय संसाधन छोटी छोटी प्रतिस्पर्धाओं में बर्बाद हो रहे थे। खजाना पिरामिड के गिफ्ट शॉप में पर्यटक की जेब से भी तेज खाली हो रहा था और लोग बीच में फंस गए। 2 बार टैक्स देकर भी बदले में कुछ नहीं मिला। यह बाहरी ताकतों के लिए मिस्र को रेगिस्तान की प्रीमियम प्रॉपर्टी की तरह ललचाने का सही नुस्खा था। स्वर्ण युग समाप्त हो चुका था और राज्य की दरारें
सचमुच उपेक्षित मंदिरों की दीवारों में दिखने लगी थीं। अगर अंदरूनी झगड़े बुरे थे, तो बाहरी दबाव ऐसा था जैसे धूप में जलने के बाद बार बार किसी ने तमाचे मार दिए हों। सत्ता संघर्ष में उलझी मिस्र की नेतृत्व व्यवस्था को देखकर पड़ोसी भूखे गिद्धों की तरह मंडराने लगे। पूरब में उभरते साम्राज्यों ने मिस्र के सोने और अनाज को अनलिमिटेड बुफे की तरह देखा। उत्तर में भूमध्य सागर के व्यापार मार्ग नौसैनिक ताकत दिखाने के इच्छुक प्रतिद्वंद्वी शक्तियों का हॉटस्पॉट बन गए, और दक्षिण में नूबिया अब सिर्फ एक दोस्ताना पड़ोसी नहीं था, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षाओं वाला प्रतिद्वंद्वी बन गया। कूटनीति अक्सर इस खेल में बदल जाती थी कि कौन सबसे शानदार तोहफा भेज सकता है, और जब यह विफल होता तो भाले बोलने लगते। व्यापारी विदेशी करों की शिकायत करते, सैनिक अनंत सीमाओं की गश्त भेजे जाने पर कराहते, और आम मिस्री सोचते कि उनके टैक्स का पैसा उन युद्धों में क्यों लग रहा है जो घर को छोड़कर हर जगह हो रहे हैं। मिस्र प्राचीन दुनिया का सबसे आकर्षक बीच रिसोर्ट बन गया था। हर कोई इसका हिस्सा चाहता था, और कोई भी शांतिपूर्ण छुट्टी बुक नहीं कर रहा था। अगर बाहरी दबाव सिरदर्द था, तो असीरियन और फारसी आक्रमण पटाखों वाला पूरा माइग्रेन था। सबसे पहले असीरियन आए, लोहे के हथियारों, रथों और उस तरह के आत्मविश्वास के साथ जो सिर्फ गुस्सैल महाशक्ति के पास हो सकता है। मिस्र के शहर डोमिनोज की तरह गिर गए, और कभी महान रहे फराओ खुद को असीरियन निगरानी में क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर गिरा हुआ पाए। जब मिस्र ने सोचा कि शायद अब सांस लेने का मौका मिलेगा, तभी फारसी आ गए। बड़ी साम्राज्य, ज्यादा शानदार वर्दियां और उससे भी ज्यादा आक्रामक विस्तार योजना के साथ। उन्होंने मिस्र को एक सत्रापी बना दिया, जो प्राचीन फारसी में लगभग यही कहता है, अब यह हमारा प्रांत है, धन्यवाद। टैक्स बाहर बहने लगे, फारसी गवर्नर अंदर आ गए, और नील की संपत्ति सीधे उन युद्धों में चली गई जिनसे मिस्र का कोई लेना देना नहीं था। आम मिस्रियों के लिए यह ऐसा था जैसे किसी आलीशान विला में रहना, और अचानक वह दो बैक टू बैक मकान मालिकों का एयरबीएनबी बन जाए। दोनों किराया मांगे, बिना पूछे सजावट बदल दें और अपनी सेना बगीचे में डेरा डाल दें। अगर मिस्र को लगता था कि फारसी उनका आखिरी बॉस है, तो उन्होंने जाहिर तौर पर सिकंदर महान से मुलाकात नहीं की थी, वो आदमी जो साम्राज्यों को कलेक्टिबल्स की तरह मानता था। 332 ईसा पूर्व में सिकंदर अपनी पूरी तरह संगठित सेना, नाटकीय चोगा और उस तरह के करिश्मे के साथ आया जिससे लोग या तो उसका पीछा करते थे या तुरंत आत्मसमर्पण कर देते थे। फारसियों के पास अपनी सैंडल गर्म करने का भी समय नहीं था कि उन्हें बाहर निकाल दिया गया। लेकिन ट्विस्ट ये था, सिकंदर सब कुछ तोड़ने नहीं आया था। इसके बजाय उसने एक आकर्षक मेहमान की तरह बर्ताव किया। मिस्र के देवताओं का सम्मान किया, मंदिरों का दौरा किया, और यहां तक कि लोगों को यह मानने दिया कि वह प्रमुख देवता अमुन का बेटा है। बदले में मिस्र ने उसका स्वागत ऐसे किया जैसे कोई खोया हुआ सेलिब्रिटी घर लौटा हो। उसने अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना की, जो आगे चलकर प्राचीन दुनिया का बौद्धिक केंद्र बन गया। मिस्र वासियों के लिए यह एक अजीब मिश्रण था। एक तरफ वह विदेशी विजेता था, लेकिन दूसरी तरफ वह पुस्तकालय, व्यापार और हम फिर से महत्वपूर्ण हैं वाली भावना लेकर आया था। यह ऐसा था जैसे आपका घर किसी ने कब्जा लिया हो, लेकिन उसने आपका पुराना फर्नीचर डिजाइनर पीस से बदल दिया हो और हाई स्पीड वाईफाई इंस्टॉल कर दिया हो। अलेक्जेंडर के इतिहास के मंच से नाटकीय विदाई के बाद मिस्र ने टॉलेमिक युग का एक लंबा सोप ओपेरा झेला। पारिवारिक ड्रामा, राजनीतिक चालें और इतनी शाही स्कैंडल कि सदियों तक गपशप बाजार गर्म रहे। लेकिन 30 ईसा पूर्व में पर्दा तब गिरा जब रोम आ पहुंचा, और आ पहुंचा का मतलब है सेनाओं, महत्वाकांक्षाओं और पृष्ठभूमि में अब भी फुसफुसाते जूलियस सीजर के भूत के साथ जहाज लेकर। मिस्र की आखिरी रानी क्लियोपेट्रा सप्तम ने रोम के साथ राजनीतिक शतरंज खेलना चाहा। पहले सीजर के साथ, फिर मार्क एंटनी के साथ, लेकिन ऑगस्टस, पूर्व में ऑक्टेवियन, यहां रोमांस के लिए नहीं, साम्राज्य के विस्तार के लिए आया था। प्रसिद्ध एक्टियम नौसैनिक युद्ध के बाद मिस्र आधिकारिक रूप से रोमन साम्राज्य में शामिल हो गया। उस पल से फराओ की भूमि रोम की ब्रेड बास्केट बन गई, जो हमेशा भूखी राजधानी को अनाज पहुंचाती थी। मंदिर अब भी खड़े थे, नील अब भी बहता था, लेकिन ताज अब लॉरेल माला बन गए थे। मिस्र की पहचान बदल गई। प्राचीन दुनिया के शासकों से
रोमन साम्राज्य के मुकुट में कीमती रत्न तक, यानी अपने भाग्य के मालिक से नए प्रबंधन के तहत उच्च मूल्य संपत्ति तक। लूव्र के ऊंचे कांच के पिरामिड से लेकर शहर के चौकों को सजाने वाले ओबेलिस्क तक, प्राचीन मिस्र की वास्तुकला की विरासत मूल रूप से दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला डिजाइन ट्रेंड है। आधुनिक आर्किटेक्ट अब भी उधार लेकर फेरो के डिजाइन नियम अपनाते हैं। समरूपता, विशाल पैमाना और आगंतुक को बहुत बहुत छोटा महसूस कराने की कला। वॉशिंगटन डीसी में टहलें और आपको वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट मिलेगा, एक विशाल पत्थर का विस्मयादिबोधक चिन्ह जो फुसफुसाता है, हाँ मैं ओबेलिस्क हूं। मान लो लास वेगास के कैसीनो पूरी तरह फेरो शैली में जाते हैं, जबकि लग्जरी होटल ऐसे पिरामिड आकार के लॉबी डाल देते हैं जैसे ये कोई आम मंगलवार हो। यहां तक कि उपनगरीय घर भी गेट या टाइल पर मिस्री मोटिव चुपके से डाल देते हैं, क्योंकि शायद पीतल में उकेरा गया सूर्य देवता वेलकम कहने का सबसे अच्छा तरीका है। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इन डिजाइनों में ताकत, स्थिरता और वह कालातीत नाटकीयता है जिसकी बराबरी इंस्टाग्राम फिल्टर भी नहीं कर सकते। प्राचीन निर्माताओं के पास न क्रेन थी, न 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, लेकिन उनके पास दृष्टि, पसीना और पत्थरों को आज्ञाकारी बनाने की रहस्यमयी क्षमता थी। और सच कहें तो कौन नहीं चाहेगा कि उसकी शहर की स्काईलाइन थोड़ी और दंतक कथाओं जैसी दिखे। आप सोच सकते हैं कि प्राचीन मिस्री धर्म आखिरी फेरो के साथ मर गया, लेकिन नहीं, तब से यह पॉप कल्चर में मूनवॉक करता आ रहा है। हॉरस की आंख अब रॉक स्टार से लेकर योगा इंस्ट्रक्टर तक सभी का पसंदीदा टैटू डिजाइन। अंक मूल रूप से अनंत प्रतीक का प्राचीन संस्करण जो दुनिया भर की ज्वेलरी दुकानों में दिख जाता है। यहां तक कि अनुबिस और रा जैसे देवता भी वीडियो गेम बॉस, फिल्मी विलेन और हैलोवीन कॉस्ट्यूम ऐतिहासिक सटीकता के अलग अलग स्तरों के साथ के रूप में दूसरी पारी खेल रहे हैं। और मम्मी को मत भूलिए, जो कभी एक पवित्र रूप से संरक्षित शरीर थी, अब कॉमिक हॉरर फिल्मों की जान बन गई है, जिसमें शाप से ज्यादा चुटकुले लपेटे जाते हैं। मिस्री प्रतीक अब रहस्य, शक्ति और थोड़ी सी डरावनी ड्रामा का विजुअल शॉर्ट हैंड बन गए हैं। चाहे वह पिरामिड बैकड्रॉप वाला म्यूजिक वीडियो हो, फेरोनिक स्टाइल अपनाता कोई मार्वल विलेन, या ऑसिरिस ब्रू नाम का इंडी कॉफी शॉप, पुराने देवता कभी गए ही नहीं। उन्होंने बस मंदिर की दीवारों को बिलबोर्ड और इंस्टाग्राम फीड से बदल दिया है। अमृता का मतलब हमेशा जिंदा रहना नहीं होता, यह 3000 साल तक ट्रेंडिंग रहने का भी हो सकता है। मिस्र में पुरातत्व सिर्फ पुराने पत्थरों से रेत झाड़ने का काम नहीं है, यह इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेजर हंट है, साथ में सनस्क्रीन का बोनस। हर साल वैज्ञानिकों, साहसिक यात्रियों और कभी कभी ज्यादा उत्साहित टीवी होस्ट की टीमें रेगिस्तान में उतरती हैं, उम्मीद करती हैं कि अगली खोज तूतनखामुन लेवल की होगी। एक पल आप टूटा हुआ बर्तन खोद रहे होते हैं, अगले पल पूरा मकबरा कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, जिसकी पेंटिंग इतनी जीवंत होती है कि लगता है जैसे प्राचीन कलाकार अभी लंच ब्रेक पर गए हों। ये खोजें सिर्फ म्यूजियम में बैठी नहीं रहती, ये उन कहानियों में फिर से जान डाल देती हैं जो हजारों साल से दबी पड़ी थी। और स्थानीय लोग, वे इस पुरातत्व सर्कस को आधा मनोरंजन और आधा गर्व की नजरों से देखते हैं। कभी कभी एक खुदाई इतिहास की किताबों को रातों रात बदल देती है, जैसे सबूत मिलना कि कोई फेरो उतना मरा हुआ नहीं था, कम से कम राजनीतिक रूप से। यह विज्ञान, रोमांच और उतने रहस्य का मिश्रण है कि नेटफ्लिक्स के प्रोड्यूसर भी नजरें गड़ाए रहें, क्योंकि हर कलाकृति मानव इतिहास नाम की विशाल पजल का एक टुकड़ा है, और मिस्र अब भी रेत से नए टुकड़े निकालता जा रहा है। प्राचीन मिस्र ने सिर्फ पिरामिड नहीं बनाए, उसने एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसे हॉलीवुड उपन्यासकार और कलाकार दशकों से दोहते आ रहे हैं। क्लियोपेट्रा जैसी भव्य फिल्में हों या मम्मी का पीछा करती ब्लॉकबस्टर फिल्में, नील नदी ने उन स्क्रिप्ट्स को जन्म दिया है जितनी कोई 3 गुना एस्प्रेसो पी चुका पटकथा लेखक भी नहीं लिख पाता। किताबों में मिस्र कभी रहस्यमयी वंडरलैंड बन जाता है तो कभी डरावने श्रापों का कारखाना। ये सब लेखक के मूड पर निर्भर करता है। चित्रकार और मूर्तिकार अब भी चित्रलिपियों, सुनहरे मुखौटों और रहस्यमयी आधी मुस्कान वाली मूर्तियों से प्रेरणा लेते हैं। और मंच पर ब्रॉडवे ने भी अपने हिस्से के गाने गाते फेरो देखे हैं, मानो प्राचीन मिस्र ने पॉप कल्चर के साथ अनंत कंटेंट डील साइन कर ली हो। सबसे मजेदार बात, चाहे वह कितनी बार दोबारा बनाई जाए,
चाहे सटीक ऐतिहासिक ड्रामा हो या सीजीआई अजगरों से भरा रोमांचक साहसिक कार्य, मिस्र की खूबसूरती बरकरार रहती है। पोशाकें, भव्यता और वह शाश्वत रहस्य, ये सब दर्शकों को बांधे रखते हैं, साबित करते हैं कि कुछ कहानियां सिर्फ जीवित नहीं रहती, बल्कि रोशनी में और भी खिल उठती हैं। अगर प्राचीन मिस्र हमें आखिरी पोस्टकार्ड भेज सकता, तो शायद उस पर लिखा होता, बचे रहो, बदलो, चमको। यह सभ्यता धरती के सबसे कठिन माहौल में हजारों साल तक इसलिए फली फूली क्योंकि उसने बदलाव का जिद्दी विरोध नहीं किया, बल्कि उसे पूरे स्टाइल के साथ अपनाया। जब नील नदी ने रुख बदला, तो उन्होंने अपनी सिंचाई व्यवस्था फिर से बनाई। जब नई संस्कृतियां आईं, तो उन्होंने उन्हें अपनाया, मिलाया और अपनी परंपराओं को अपग्रेड किया। उनके मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं थे, वे लगातार विकसित होती महत्वाकांक्षा के ब्लूप्रिंट थे। उनका कला भी बदली, शैली में विविधता आई, लेकिन मिस्री आत्मा बरकरार रही। यह याद दिलाता है कि जीवित रहना मतलब अतीत से चिपकना नहीं है, बल्कि उसे नए अंदाज में रिमिक्स करना है, बिना मूल धुन खोए। चित्रलिपि से हैशटैग तक, सरकंडे की नाव से रिसर्च लैब तक, सबक एक ही है। जो बदलता है वो सिर्फ टिका नहीं रहता, बल्कि प्रेरित करता है। शायद यही वजह है कि मिस्र की विरासत एक म्यूजियम डिस्प्ले से ज्यादा एक जिंदा प्लेलिस्ट जैसी लगती है, हमेशा प्रासंगिक, हमेशा पहचानने योग्य और हमेशा अगले रिमिक्स के लिए तैयार।